दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2025 एंड आज का जो डिस्कशन है हम दृष्टि आईएएस की जो न्यूज़ की डेली करंट अफेयर्स है उस पर जो आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ई वेस्ट होता है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट यूज़ करके उसको जब उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है तब उसको यूज़ करते हैं, उसको वो जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको ई वेस्ट बोलते हैं। और उसकी सस्टेनेबल यूज़ ताकि आने वाली फ्यूचर्स को उस वेस्ट से कुछ मिल सके और उसको रिसाइकल करके कुछ मैनेज करके कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके कुछ बनाया जा सके, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडिया में 2.2 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि इंडिया में 1.4 मिलियन के पास गोल्ड प्रोड्यूस होता है एक साल में, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। तो ई वेस्ट इतना प्रोड्यूस होता है 2.2 मिलियन मेट्रिक टन और ये थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना एंड यूएस से। एंड इसकी इनफॉर्मल रिसाइकलिंग होती है जिसके मिलियन स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और इनको सीरियस रिस्क देखना पड़ता है, जो कि हमें नॉर्मल सी बातें पता ही हैं। तो ई वेस्ट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, डिस्कार्ड हो गया एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो जैसे इसमें कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स आते हैं। इनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम। तो इससे करंट स्टेटस क्या है ई वेस्ट का इन इंडिया? तो रैपिड ग्रोथ हो रही है वेस्ट की, ई वेस्ट की 150% बढ़ चुका है और फ्रॉम इतना था 2017 में और 2.2 मिलियन तक पहुंच गया है। तो डबल बाई ये जो हमने अभी वेस्ट देखा था ये 4.4 मिलियन हो जाएगा बाई 2030। तो काफ़ी कंसर्निंग बात है कि हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। अर्बन हॉटस्पॉट्स होते हैं जो यहाँ पे 60% ऑफ द वेस्ट जनरेट हो रहा है एंड ऐसे 65 ही हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे सीलामपुर और मुस्तफ़ाबाद इन दिल्ली, मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश एंड भिवंडी इन महाराष्ट्र। तो इन्फॉर्मिंग राइसिंग में होती है 322 रजिस्टर्ड फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं जो 2.2 मिलियन की मेट्रिक टन की एनुअल कैपेसिटी रखते हैं। येट ओनली हाफ ऑफ दिट्स ई वेस्ट 43% इज़ प्रोसेस्ड इनफॉर्मली, बाकी का इनफॉर्मली होता है। तो 43% है जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है, बाकी सब अनसेफ तरीक़ों से होता है। इसका फ्रेमवर्क क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, जिसमें प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका काम करती है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में भी आए थे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी थी उसमें। और उन्होंने बोला कि एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट्स थ्रू रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स उनको EPR सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस से जो और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिस्पोज करते हैं ई वेस्ट को थ्रू रजिस्टर्ड, वो भी ऐसे करते हैं। तो वो ये सभी रिफर्बिशर्स हैंडल करते हैं कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। और ई वेस्ट मैनेजमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल है जो 2023 में रूल 5 आया था जो ई वेस्ट का है, उसमें क्लोज 4 वाज एडेड कि सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर्स। तो रेफ्रिजरेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन सी है? रूल 5 में डाली है इस रूल के, इस एक्ट के अंदर। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2024 के। इन रूल्स में एक प्लेटफॉर्म बनाया है EPR सर्टिफिकेट्स को ट्रीट करने के लिए एज़ पर जो भी CPCB के गाइडलाइंस हैं। तो CPCB एक प्राइस रेंज सेट करेगी जो कि 30% से लेकर 100% होगी मैक्सिमम। तो ऑफ द एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर नॉन कंप्लाइंस। तो आप जितना भी नॉन कंप्लाइंस करेंगे अगर किसी चीज़ का, तो उस नॉन कंप्लाइंस पे जो भी आपकी कॉस्ट आने वाली थी, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो हर एक्ट के लिए 30 से 100% के क्रॉस आप कॉस्ट उसकी और उस सर्टिफिकेट की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि रादर देन आप कंप्लाइंस ना करें तो आपको 100 का 100% पे करना पड़ेगा। तो उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आप चाहे 30% दे दीजिए, चाहे 50 दे दीजिए, चाहे 100% ही दे दीजिए। वो डिपेंड करेगा कि उस समय किस तरह का CPCB की गाइडलाइंस होगी। तो ये उनकी रेंज है 30 से 100%। ये भी अच्छा रूल है कि अगर आप 30% देंगे तो आपका 70% सेव हो जाएगा। अगर आपको पकड़ ले कोई भी ऑफिसर तो आपके ऊपर 100% का मैक्सिमम होना था कंपनसेशन के लिए, तो उससे अच्छा है 30% दे दो। तो इसी बेसिस पे ये सब चलता है जो एनवायरनमेंट की रेगुलेशंस होती हैं।
हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स मैनेजमेंट ट्रांसपोंडी मूवमेंट है जो कि 2025 में आई थी, तो इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव ईपीआर फ्रेमवर्क एंड नॉन फेरस मेटल, जो भी नॉन फेरस मेटल हैं जो कि आयरन वाले नहीं होते, जिसमें आयरन नहीं होता है, उनको मेटल स्क्रैपिंग में ईपीआर की कैटेगरी में डाला है। तो उससे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसाइकलिंग दैम राइजिंग फ्रॉम 10% इन 20 to 75% अभी हो चुकी है, होगी 2032 तक। तो काफ़ी हद तक जो मेटल होगा वो रिसाइकिल कर लिया जाएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जैसे एप्पल भी अभी अपना एल्यूमिनियम और सभी जो रिसाइकल्ड यूज़ करके बना रहा है, तो कल को अगर ऐसे होने लगा तो कितनी अच्छी बात है कि आप सभी एक सप्लाई चेन बन जाती जब, तो बहुत अच्छा होता है। चैलेंजेस क्या है इसके लिए? मैनेजिंग ई वेस्ट के लिए डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर है, गलत तरीके से बर्निंग की जाती है, एसिड लीचिंग होती है ज़मीन में, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, वीक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ईपीआर कंप्लायंस कोई नहीं कर रहा है, फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वीक पेनल्टीज हैं, करप्शन हो रही है, तो फॉल्स रिपोर्टिंग होगी अपने आप ही। तो वो करते क्या है, 30% भी क्यों देना है, आप 10% उस ऑफिसर को ही दे दो, तो आपका कुछ खर्चा नहीं बचेगा, खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है, 10% दे दो, आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ऑफिसर को काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब है। तो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑथोराइज डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स इनसफिशिएंट है इसके लिए, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अच्छे से मेटल को रिकवर कर सकें। आप देखते हो कि अगर हमें पता है कि जो पीसीबीज होते हैं उनमें गोल्ड होता है, अगर उसको अच्छे से रिसाइकल नहीं करोगे और अगर इनएफिशिएंट तरीके से करोगे तो कितना पोल्यूशन होगा, और गोल्ड भी शायद सारा ना निकले। तो ये सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आगे लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस है, लोग भी अवेयर नहीं हैं, वो अपने सामान को घर में रखे रखते हैं। अगर फ़ोन ले लिया है तो उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, फिर भी फ़ोन कबर्ड में पड़ा है, और जब उसकी कोई बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी तब उसको फेंकना ही है, तो पहले ही आप उसको डिस्कार्ड कर दो या उसका कुछ कर लो, अच्छी बात है। तो कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ई वेस्ट है, जैसे कुछ वैल्यूबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड, कॉपर, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, लेड, मरकरी, हजार्डस केमिकल्स होते हैं, ये सब उसमें से निकलते हैं। तो आप कुछ पार्ट्स ऑर्डर किए जाते हैं, कुछ डिसमेंटल करना लेबर इंटेंसिव पार्ट होता है, तो ये ईजी तो है नहीं है करना। मैंने एक वीडियो देखी थी आईफोन की, उसको डिसमेंटल करने के लिए उन्होंने एक पूरी मशीन बनाई है जो अलग अलग एक एक पुर्जा उसका निकाल के अलग अलग तरह से उसको सेग्रीगेट करती है। तो मशीन अगर 100 करोड़ की होगी तो आप कैसे कर लोगे? तो इसी तरह से ये डिफ़िकल्ट तो है ये काम। अभी ई वेस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे? हेल्थ इम्पैक्ट तो हमें देखा ही है, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, स्किन, आई डिसऑर्डर्स, जेनेटिक इम्पैक्ट ऑन लाइक डीएनए इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पार्टिकुलर मेटल्स, हैवी मेटल्स, डाइऑक्सिन्स, और एयर पोल्यूशन और टॉक्सिक स्लरी जो ग्राउंड वाटर में जाके हमारा पानी ख़राब करती है। आगे है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में लीचिंग होगी वेस्ट की, तो सॉइल अच्छी नहीं रहेगी, तो कैडमियम, लेड, क्रोमियम आपकी फ्रूट्स में आएगा और लाइफ स्टॉक में आएगा, तो आप उसको खाएंगे तो आप फिर आप में आएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके डीएनए ख़राब हो जाएगा। और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? हजार्डस लो कॉस्ट इनफॉर्मल रिसाइकलिंग जो होती है ना, जिससे आप कम खर्चे में कुछ कर रहे हो, तो फॉर्मल ग्रीन इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होने दे रही। जो अच्छे से लोग मतलब अगर आपकी कॉस्ट 100 थी तो आपने 50 में ही काम चला के एक अनहेल्दी तरीके से कुछ कर लिया है, तो 100 वाला क्यों ही उसको करेगा, तो 50 में ही करवा लेगा वो। तो इसी तरह से वो अनहेल्दी था, उसकी लाइफ गई, जिस बंदे ने उस मेटल को हाथ लगाया उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 10 से 15 साल कम हो जाएगी। इस चीज़ का वो देखते नहीं, और उससे जो उसकी फैमिली की प्रॉब्लम आएगी, ऐसे जो भी जितने भी परसेंटेज ऑफ लोग होंगे इस काम को कर रहे होंगे, तो उनकी फैमिली का जो भी खर्चा होगा वो सरकार को झेलना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये सभी लो इनकम वाले होंगे, तो इनका जो बिल्स होंगे, जैसे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कल को, तो वो सभी का खर्चा सरकार को बियर करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एक कनेक्टेड वेब की तरह आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फर्दर। इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे सस्टेनेबल बनाई जा सकती है? फॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो आप इनफॉर्मल सेक्टर का, जो उनके लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव ईयर्स प्रोवाइड कर दो, उनको रजिस्ट्रेशन करके उनकी हेल्थ केयर इंश्योरेंस और पेंशन बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कर दो, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रेजर करो और ट्रैक करो ई वेस्ट को फ्रॉम कंज्यूमर टू रिसाइकलर्स, और मैंडेट कर दो एनुअल ऑडिट्स, और स्ट्रीमलाइन द ईपीआर फ्रेमवर्क। अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। जो भी हम सिस्टम्स में अगर हम एआई और उसका यूज़ करेंगे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आने वाली है आगे वाले सिस्टम में, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहेंगे नहीं ऐसा कुछ हो, तो हमें इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आगे है कि लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन
फंड करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एडवांस करो श्रेडिंग सिस्टम को, और बायोलीचिंग कैसे होती है उसको, और नॉन थर्मल रिकवरी मेथड्स कैसे होते हैं। अगर आप किसी मेटल को गर्म करके उससे रिकवरी कर रहे हो तो उससे अच्छा तो है कि CO2 कम आप लगे तो कुछ और तरीका यूज़ कर लो। जैसे नॉन थर्मल मेथड है, थर्मल का यूज़ क्यों करना है, किसी और तरीके से कर लो। एस्टैब्लिश डिसेंट्रलाइज रिसाइकलिंग हब्स। आगे है फॉस्टरिंग कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ के लिए इम्पैक्ट कितना बुरा है इनफॉर्मल साइकिलिंग का, और प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है। ई वेस्ट का मतलब समझाओ, सर्कुलर इकोनॉमी स्कूल्स में बताओ, डिस्पोजल ऑफ बाया प्रोड्यूसर टेक कि प्रोड्यूसर ही वापस उसको ले ले और रिवर्स करे। रिवर्स वेंडिंग मशीन्स होनी चाहिए विद इंसेंटिव्स। जैसे मैंने एप्पल की मशीन के बारे में बात की थी, वो इसी तरह की मशीन है। आगे सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट टू रिपेयर होना चाहिए, ये लॉज हैं। तो ड्यूरेबल और इजीली डिसएंगेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए। जो फ़ोन की प्लान्ड ऑब्सोलेंस हम देख रहे हैं आजकल कि हर फ़ोन 3 से 4 साल में ख़राब होने की स्थिति में आ जाता है और स्लो होने लगता है। तो वो चीज़ क्या होती है, एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस का एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट तो नहीं, मतलब जो कंपनीज हैं वो खुद करती हैं कि हमारा अगर एक आईफोन 6 साल चल सकता है तो उसको 6 साल क्यों नहीं चलाते हो। कंपनी तो बोलती है बट स्लो हो जाता है 3 साल के बाद। तो इसी तरह ही ये प्लान्ड ऑब्सोलेंस है, जिससे सिस्टम पहले बल्ब आते थे 10-10, 15, 12 साल चलते थे, अभी वही बल्ब 3-4 साल में ख़राब होते हैं। उसका जो मेटल यूज़ होता है वो ख़राब करना यूज़ कर दिया शुरू, तो उससे उनको फ़ायदा है पर सभी को नुकसान है। ग्लोबल कोलैबोरेशन होनी चाहिए। ये बेसल कन्वेंशन है 1989 की, बहुत जिससे क्रॉस बाउंड्री जो मतलब अगर पाकिस्तान से कुछ वेस्ट निकलेगा तो इंडिया में आएगा, तो उसके बारे में ये बात करती है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कैसे हज़ार्डस वेस्ट की और उसके डिस्पोजल को कैसे करना है। कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी बूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो ई वेस्ट का क्राइसिस आपको देखना पड़ेगा ये, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को कैसे उनको संभालना है, और सस्टेनेबल सोल्यूशंस के लिए जैसे फॉर्मलाइज करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनफॉर्मल सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट को, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्ब्रेसिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स से पब्लिक हेल्थ का, एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी का एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। अभी इंडिया का स्टेटस है 2.2 मिलियन का और रैंक 3rd है, और 60% का जो कंट्रीब्यूशन है ये 3 स्टेट्स में ही हो रहा है। 3 से मतलब जो 32-33 पहले पढ़े थे। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अर्बन माइनिंग, और अर्बन माइनिंग क्या होती है, ट्रीट करते हैं ई वेस्ट एज अ वैल्यूएबल सोर्स, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि गोल्ड निकल रहा है PCBs में से, तो वो एक तरह की बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हो जाती है। अगर आप 100 मदरबोर्ड्स को काट के कुछ करेंगे तो उसमें से अगर 20-25 हज़ार का आपका आ गया गोल्ड ही उसमें से, तो आपका तो अच्छा हो जाएगा ना सिस्टम। तो यही सिस्टम है। प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं न्यूरोलॉजिकल, स्किन डिसऑर्डर, DNA डैमेज और सब कुछ। ड्यू टू improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? इनमें से कौन से होते हैं e-waste? मरकरी पड़ा था, लेड पड़ा था, कैडमियम पड़ा था। 2, 5, 6 तो पड़ेंगे, 2, 5, 6, तो यही बन रहा है, B आ रहा है आंसर। मतलब बाकी होंगे तो पता नहीं। तो 2, 5, 6 हैं, पर 4 को छोड़ के, 4 और 7 को छोड़ के, 4 का तो ना इसका नाम ही नहीं कभी सुना। प्लूटोनियम, मतलब ये नाम ही असली लग रहे हैं मेरे को तो, बाकी देख लो। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लो इसको, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आज देख लेना इनकी वेबसाइट पे। USA's कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कन्फ्लिक्ट, इन्होंने एक प्लान दिया है, पहले कुछ नहीं किया, अभी प्लान दे रहे हैं। USA प्रेसिडेंट है, उन्होंने 20 पॉइंट का प्लान दिया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कन्फ्लिक्ट। स्टेबलाइज करेगा रीजन को, डिसआर्मिंग हमास और रीबिल्डिंग द गाजा स्ट्रिप। वाइल हमास हैज़ नॉट येट एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बाकी 7 कंट्रीज, सेवरल अरब नेशंस ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन शो करता है रीजनल स्टेबिलिटी और इंडियन इंटरेस्ट को लेके। कैसे, अभी कुछ गाज़ा ने जो किया था वो बहुत गलत था, जो भी उस तरीक़ को हुआ था, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया उनकी रीजन में जाके और वहाँ पे लोगों को मारा, उसको हमारे इंडिया का स्टैंड है कि वो एक टेररिस्ट एक्ट था, और वो था भी। अभी गाज़ा ने जो रिटेलिएट किया था वो भी उनका एक राइट टू सेल्फ डिफेंस था, बट एक सेल्फ डिफेंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपको प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज़ करनी चाहिए, और ये प्रोपोर्शनेट थी कि नहीं थी। आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि सभी एक फाशिस्ट रूप धारण कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये गलत है कि सही है वो आप पे छोड़ते हैं।
वैसे तो गलत ही है मेरे हिसाब से, बाकी इसका अभी सोल्यूशन आ रहा है। की हाईलाइट्स क्या है कि डिसआर्मामेंट और सरेंडर ऑफ हमास होगा। सरेंडर तो कभी नहीं करेगा हमास, तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। टेरर फ्री जोन बनेगा एक गाज़ा में, और हमास को एमनेस्टी मिल जाएगी फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस और सेफ पैसेज टू कंट्रीज़ लाइक जॉर्डन। इन कंट्रीज़ में हमास के मेंबर्स को भेज दिया जाएगा और कोई भी फोर्सफुली इविक्ट नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो टेम्परेली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस रहेंगी वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेन करी जाएगा पैलेस्टाइन पुलिस को और सिक्योर किया जाएगा गाज़ा को। इसराइल डिफेंस फोर्सेस विल विड्रॉ, और जहाँ पे भी उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ तक हम रहेंगे और सिक्योरिटी पैरामीटर्स वो मेंटेन करेंगे अपना, पोटेंशियल एक बफर जोन बनेगा और थ्रेट इज न्यूट्रलाइज, ये देखा जाएगा। न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा गाज़ा में, एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो टेक्नोक्रेटिक होगी और ये पॉलिटिकल पैलेस्टाइन कमेटी की बेसिस पे ओवरसीन की जाएगी बाय द बोर्ड ऑफ पीस टू बी चेयर बाय ट्रंप हिमसेल्फ। ये बंदा नहीं अच्छा लगता मुझे। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड हॉस्टेज एक्सचेंज, वो तो अभी तक हो ही रही है, जो भी चल रहा है थोड़ा बहुत। इन ह्यूमैनिटेरियन एड और रिबिल्ड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हॉस्टेज प्रिजन स्वैप किया जाएगा और विल बी रिटर्न विद इन 72 आवर्स ऑफ द इजराइल एक्सेप्टेंस। अभी वो कर रहे हैं, इसराइल हमास ने भी बेच दिए हैं, उधर से भी आ रहे हैं, पैलेस्टाइन प्रिजनर्स भी छोड़ दिए गए हैं। रीजनल गारंटीज दी जाएगी बाकी नेशंस के लिए। कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान हैव जॉइंटली वेलकम दिस प्लान और रीजनल बैकिंग टू इंश्योर कंप्लायंस। इसराइल गाज़ा कन्फ्लिक्ट के बारे में आगे बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 की, जिसमें ब्रिटेन ने जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन बनाने की बात की थी और इससे हाइटेंड टेंशन हो गई थी जूइश माइनॉरिटी एंड अरब मेजोरिटी से। इसराइल तब बना, तो तब बनने के बाद यूएन प्रपोजल आया था पहले, फिर डिवाइड कर दिया गया पैलेस्टाइन को और जूस को इसराइल मिल गया और अरब रिजेक्ट किया इस प्लान को। 1967 में मिडल ईस्ट वॉर हुई तो इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम पर कंट्रोल कर लिया और अफेक्ट किया मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियंस को। योम कपूर वॉर हुई 1973 में, जब कैंप डेविड अकॉर्ड्स बाद में हुए 1978 में, 73, 78, 67, 48, 17। तो इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज करी। इसराइल के बाद सिनाई पेनिनसुला तो उन्होंने इजिप्ट को दे दिया 1979 में, बट रिटेन कंट्रोल ओवर द वेस्ट बैंक। तो इजिप्ट को फ़ायदा भी हुआ इस चीज़ का। लोकेशन क्या है, गाज़ा की एक डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रिप है, कोस्टल टेरिटरी है वेस्ट एशिया की, एंड मेजर्स 41 किलोमीटर इन लेंथ, 10 किलोमीटर इन विड्थ एंड लोकेटेड ऑन द मेडिटेरियन सी। इसराइल के साथ नॉर्थ पे उसका बॉर्डर लगता है, नॉर्थ यहाँ पे स्ट्रिप है, यहाँ पे इसराइल है। नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट टू द साउथ वेस्ट, यहाँ पे नीचे इजिप्ट है। गाज़ा में इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है ये। गाज़ा स्ट्रिप रिमेन्स द हार्ट ऑफ द इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट फेसिंग ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। कुछ लिखा नहीं है इसमें, बस ऐसी बात करती। उन्होंने फेमाइन गाज़ा में डिक्लेयर कर दिया यूएन ने, तो शार्प एस्केलेशन हुई थी इस कन्फ्लिक्ट के कारण, तो उस फेमाइन आ गया वहाँ पे, जो कि प्लैंड बुचरी है वहाँ की। ये थी गाज़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी इस स्ट्रिप को डेवलप किया जाएगा, ट्रम्प टावर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। अभी मेरे को तो यही लग रहा है देखने में, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसका कोई तो कॉस्ट होगा ना जो गाज़ा को देना पड़ेगा। ये है इसराइल फाशिस्ट कंट्री, और ये है जेरूसलम। टेररिस्ट अटैक यहाँ से हुए थे, यहाँ से हुए थे, यहाँ से भी हुए थे, तो इन्होंने रिटेलिएट किया। मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, ये है डेड सी, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट। यहाँ पे नीचे पॉइंट है जो नीचे लगता है। ओके, इंडिया की पॉलिसी क्या है इस कन्फ्लिक्ट के बारे में लेके। हिस्टोरिकली सपोर्ट किया है पैलेस्टीन को टू सोल्यूशन, जो भी इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, और पीपल को इन 1974 में उन्होंने उसको रिप्रेजेंटेटिव जो थे ये इनकी रिप्रेजेंटेशन इनको मान लिया इंडिया ने। आगे फिर 1988 को स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया, 2 स्टेट सोल्यूशन दिया, जिसमें उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन में कहा कि सॉवरेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैलेस्टाइन स्टेट होना चाहिए जिसके अलॉन्ग साइड विद इसराइल, और वोटिंग पैटर्न्स होने चाहिए एट द। अभी ये पोजीशन उन्होंने इंडिया ने वोट करके भी बताई है। डीहाइफिनेशन पॉलिसी है, वो चाहते हैं। डीहाइफिनेशन एक टर्म होती है इंटरनेशनल लॉ में, जिसका मतलब होता है कि उन दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाए, स्लोली इंडिपेंडेंट रिलेशंस बनाए जाएं दोनों कंट्रीज़ के साथ, और ज़ीरो सम गेम हो के किसी को हम फ़ायदा नहीं देंगे, किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, और ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड एज फ्रॉम इंडिया टू बोथ कंट्रीज़
महसूस की जा सके। और कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट के कारण इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया है सेल्फ डिटर्मिनेशन एट द यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। यूनेस्को के मेंबरशिप उसने फेवर में की थी 2011 में, और इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, यहाँ पे भी उन्होंने अपना फंड दिया है जो भी है। डेवलपमेंट कॉपरेशन की है इंडिया ने 141 मिलियन इन एड और प्रोजेक्ट्स लाइक पैलेस्टाइन इंडिया टेक्नो पार्क और जवाहरलाल नेहरू सेकेंडरी स्कूल्स इंडिया में गाजा में बनाए हैं। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और रिहेबिलिटेशन ऑफ राफत स्क्वेयर और जो भी ये सब कुछ है अब देख लो। इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हमने पढ़ लिया है। यूएन अडॉप्शन हुई थी इस पर इसकी 1947 में, फर्स्ट इसराइल वॉर हुई, पैलेस्टाइन डिस्प्लेस हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे से लिखा है। सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ था एंड इसराइल इन्वेशन ऑफ सिनाई पेनिनसुला इन 1957, 6 डे वॉर हुई थी 1967 में, इसराइल के कंट्रोल ओवर इन सब चीज़ों का। कंट्रोवर्शियल ओवर जेरूसलम एज कैपिटल, इसराइल व्यू था और पैलेस्टाइन व्यू था। यम कपूर वॉर 73 में, कैंप डेविड कॉट 79 में बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल हुए थे, और इंतिफाडा हुआ था 87 और 99 के बीच में, जहाँ पे हमास की फाउंडेशन रखी गई और पैलेस्टाइन की पॉलिटिकल पार्टी एज अ फॉरेन टेररिस्ट बाय, इस टेररिस्ट को यूएस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। और मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई 1991 में। ये आप थोड़ा सा ऊपर से देख लेना, काफ़ी अच्छे से बताया है यहाँ पे, आप इनकी डाउनलोड कर लो। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा इसके बारे में। कंक्लूजन ये है कि 20 पॉइंट है, हमने इसका जो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है जो बेसिक्स है वो देख लिया है, कौन कौन खुश हैं कौन कौन नाराज़ हैं, और अभी पीस की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। 20 प्रोपोजल पॉइंट रखे हैं डिसआर्म करने के लिए हमास और बिल्ड करना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी है। इंटरनेशनल फोर्सेस ये यहाँ पे रहेंगी। आगे हम देखते हैं मेडिटेरियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये बॉर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। मेडिटेरियन सी हमने देखा था इस तरफ था, यहाँ पे इजिप्ट था, यहाँ पे गाज़ा था, यहाँ पे इसराइल था और ऊपर जॉर्डन था। तो सी और 4 लेबनान और सीरिया। अभी देखिए मेडिटेरियन सी, ये रहा लेबनान और ये गाज़ा है, ये इसराइल है। थ्री और 4 सीरिया कहाँ से आ रहा है? सीरिया ये ऊपर से होगा, अच्छा यहाँ से कहीं ऊपर से हो सकता है। तो आगे चलते हैं, सरक्रीक में आ गए हम। एक्सटेंशन ऑफ RODTEP स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है ये, जहाँ पे प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिलेगा और मार्च 26 तक ये स्कीम रहेगी, क्योंकि ये US टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने स्कीम का फ़ायदा अभी आगे बढ़ाया। 2021 में आई थी। एम्बेडेड टैक्स ड्यूटीज़ रिफ़ंड करती है ये, और जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉस्ट नॉट एम्बर्स्ड अंडर अदर सेंट्रल स्टेट और लोकल टैक्स मैकेनिज्म, जो पहले आपको रिइंबर्स नहीं किया जा रहा उस कॉस्ट को ये इसमें फोकस किया जाता है, रिफ़ंड किया जाता है रेट्स फ्रॉम जितना परसेंट, मतलब इतना परसेंट ही होता है नॉर्मली किसी भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट किसी चीज़ में, तो ये आपको उतना कुछ दे रही है तो आपका बेसिक सा फ़ायदा हो रहा है। बेनिफिशरी या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट्स, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट्स। सिग्निफिकेंस क्या है कि अभी तक इसने 57,000 करोड़ का क्रॉस कर लिया है, अंडरस्कोरिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो इतना तो इनको 2-4% ही है इसका ट्रेड का। अगर मान लेते हैं कि ये 4% है टोटल का, तो 100% कितना होगा? इसके ऊपर आप ये 5% के आसपास है और इसका बाकी 95% है, तो 10% के लिए होगा 1 लाख करोड़। तो 10 लाख करोड़ का प्रोडक्ट जो गया है बाहर, उसका इतना उनको वापस दे दिया है लोगों को। तो 10 लाख करोड़ का प्रोडक्ट बाहर गया है, इससे अच्छी बात है, अच्छा प्रोडक्ट है। आगे है सरक्रीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट किया है दैट द एग्रेसिव एक्शंस बाय पाकिस्तान इन द सरक्रीक एरिया वुड बी रिस्पॉन्डेड टू फॉर्मली। उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लॉ में ये डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ से जो पानी जाता है उसका कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा एरिया क्या
किसका है? ये 96 किलोमीटर का टाइटल वाटरवे है जो मार्शलैंड से है, रन ऑफ कच्छ में। एक बाउंड्री बनाता है इंडिया कच्छ रीजन की और पाकिस्तान सिंध प्रोविंस की इन द अरेबियन सी। हिस्टोरिकली नोन एज बाणगंगा, इज नेम्ड एज सर क्रीक कॉलोनियल टाइम में। और सर क्रीक का डिस्प्यूट क्या है कि सेंटर डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री आफ्टर 1947 कच्छ वेंट्स टू इंडिया एंड सिंध टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि अंडर द 1914 रेजोल्यूशन इंडिया ने एग्री किया था दैट द सेम रेजोल्यूशन आल्सो इन्वोक द थुलुआंग प्रिंसिपल विच सेट्स द बाउंड्री इन द मिडल ऑफ द नेविगेबल चैनल। इंडिया फर्दर साइड्स इतना ये वाला मैप बताता है और मिड चैनल पिलर टू बैग इट्स पोजीशन and maintains the creek is navigable throughout during the high tide and so the boundary should follow international norms along the mid channel। तो ये इंडिया कहता है मिड चैनल फॉलो करो और हाई टाइड का प्रिंसिपल है जो फॉलो करो। पाकिस्तान आर्ग्यू करता है कि थुलांग प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली इन रिवर्स एंड कंटेंट्स द सर्किल इज नॉन नेविगेबल एंड सो इट शुड नॉट अप्लाई। सो ये क्या है कि आप इस जगह को नेविगेबल नहीं है, तो अगर आपका हाई टाइड आएगा नहीं तो नेविगेबल नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या ही करने आओगे। तो ये पाकिस्तान का कहना है। इंडिया का कहना है कि ये नेविगेबल रीजन है और हाई टाइड में ये मतलब इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो ये सभी नेविगेबल है। तो अगर नेविगेबल एरिया ये है तो हम इसको क्यों बाउंड्री माने? तो वो कहते हैं कि हमारा ये है। बात क्या है यहाँ पे मेन कि यहाँ से ऑयल और गैस रिजर्व्स निकलने वाली हैं और पोटेंशली, ठीक है, तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है यहाँ पे। इसी बात पे जंग भी लग सकती है। सो फिंगर्स क्रॉस ऐसा नहीं हो, बट पाकिस्तान का कुछ नहीं पता। उनको फ्लेमिंगोस के लिए ये भी एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो ये रही बात। अगर यहाँ से इंडिया यहाँ पे माने ना तो इतना एरिया, कितना ज़्यादा एरिया है यहाँ पे। अगर हो गया तो ये सारा एरिया इंडिया का हो जाएगा इतना यहाँ तक। अगर ये करते तो इतना सब एरिया जाएगा। ये इतना एरिया कितना है, इसे उठा लो इतना और इतना यहाँ पे कर लो, इतना बड़ा एरिया है। तो गुजरात का इतना बड़ा एरिया, तो आगे भी तो जाएगा ना, इस तरफ से इस तरफ से कितना बड़ा एरिया हो जाएगा ये। तो आप देख लो। वाइट राइनो है रेजरेक्शन क्वेस्ट, ये मैंने पहले भी पढ़ा था। क्लोन ये वाइट राइनो ख़त्म होने वाले हैं और स्पीशीज डी एक्सटेंशन में इनको किया जा रहा है। गॉल्फिन इस चीज़ में गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड फॉर शोकेसिंग इट्स एफर्ट टू सेव द नॉर्दर्न वाइट राइनो। अभी वाइट राइनो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हो गया। वाइट राइनो होते हैं सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है, अच्छी बात है। सब स्पीसीज हैं ये, 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं, नॉर्दर्न वाइट राइनोज और सदर्न वाइट राइनोज। हैबिटेट क्या है नॉर्दर्न वाइट राइनोज का? ओनली 2 फीमेल्स आर लेफ्ट और ये एक्सटेंट होने वाली हैं। तो फंक्शनली आईवी के बेसिस पे इनका जो बेटा बेटी जो भी होगा वो करेंगे। और जीता कंजर्वेंसी कीनिया में इसका चल रहा है सब कुछ। ये दोनों जो बची हैं ये कीनिया में ले गए हैं उनको। और सदर्न वाइट राइनो जो है ये साउथ अफ्रीका में आते हैं। और नामीबिया, जिम्बाब्वे और कीनिया में इनकी 98% पॉपुलेशन है। तो जो नॉर्दर्न वाइट राइनो उनके बारे में फंक्शनली एक्सटिंक्ट हैं और IUCN नियर थ्रेटन्ड है। सोशल बिहेवियर, ये ग्रुप्स अप टू 14 राइनोज एक साथ होते हैं और मेनली फीमेल्स विद काफ्स होते हैं और अडल्ट मेल्स डिफेंड टेरिटरीज मार्क्ड बाय स्क्रेप्ड डंग पाइल्स। तो प्राइमरी थ्रेट तो ये पोचिंग है। इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसी कारण ये डिस्टिंक्ट हो रहे हैं। अभी ये टेबल बहुत अच्छा है। 22 सितंबर की बात करें तो क्या होता है, वाइट राइनो वर्ल्ड राइनो डे है और डिक्लेयर्ड बाय WWF इन 2010। अफ्रीकन वाइट, अफ्रीकन ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न्ड, ये एशिया में है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसका है। जवान और सुमात्रन एशिया ये दो जो बात कर रहे हैं वाइट है। वाइट के 2 प्रजाति पढ़ ली हैं। नियर थ्रेटन है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं ये वाले, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं दोनों। और VU वर्नेबल स्टेटस है इनका साइट्स के और अपेंडिक्स 1 और WPA और शेड्यूल 1 के हिसाब से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी शेड्यूल 1 में रखता है और साइट्स का जो है वो भी अपेंडिक्स 1 में है। लॉन्ग हैबिटेट है इसका सवाना और ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सेम एज जावन। तो ये है उजलोंग कुलोन नॉर्दर्न नेशनल पार्क है जो होम है लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड जावा राइनोस का और अर्थ।
ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस होते हैं जो ओनली स्पीसीज अभी प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में इसकी कोचिंग है और ये सब तो पढ़ लिया है हमने। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनोज 2019 में आई थी, साइंड बाय 5 राइनो रेंजिंग नेशंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में बात करते हैं। सेंट्री सेट टू लॉन्च, ये वाली कल भी मैंने खबर पढ़ी थी। ये लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए पंचायती राज फंक्शंस के बारे में है, लोकल गवर्नेंस के बारे में। यूएन सिमुलेशन की थी, मॉडल यूएन सिमुलेशन, जहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ईच ईयर, उनको एक बताया जाएगा कि यूएन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। MYGS इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक स्कूल बेस्ड इनिशिएटिव है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ ग्राम सभा और इनटू क्लासरूम्स एंड अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट स्ट्रक्चरल एफर्ट है ये टू स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये एम्स टू डेवलप इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, लोकल गवर्नेंस के बारे में डिस्कसिंग इश्यूज और विलेज बजट्स के बारे में बताना, क्योंकि एक विलेज को साल में 20 लाख की फंडिंग आती है, वो आती है और कहीं जाती नहीं है, तो किसकी जेब में जाती है उसके बारे में अगर आपको पता हो तो इसीलिए ये बच्चों को बताया जा रहा है कि बेसिक्स ही आपको जो RTI और जो भी इनकी हर विलेज की जो एक फंडिंग की बेसिक एप्लीकेशन होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सकें पंचायत में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स के बीच में, और इम्प्लीमेंटेशन ये फेस मैनर में, बिगिनिंग विद जवाहर नवोदया विद्यालय, ठीक है, JN और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में हर बच्चे को, जो भी स्कूल पार्टिसिपेट करेगा 20,000 उसको ये कंडक्ट करने के लिए मिलेगा। की फीचर्स हैं कि बच्चे हैं जो 9 से 12वीं क्लास में, उनको रोल प्ले किया जाएगा। सरपंच, वार्ड मेंबर और विलेज सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी, उनका एक जो रामा जो भी उसको बोलते हैं रामलीला और जैसे दुशहरे में होते हैं, वो सब करके बच्चों को उसी तरह से ही ट्रेन किया जाएगा। एक नेशनल लेवल का मास्टर ट्रेनर्स होते हैं, तो ये एक फीचर करेगा रीजनल नेशनल कंपटीशन विद सब्सटेंशियल प्राइस, और बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की न्यूज़, लाइनों के बारे में हमने पढ़ा, और आशा करता हूँ 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे मैं रोज़ अभी दृष्टि IAS की जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करूँगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। और सुबह मैं डालूँगा जो टेक्स्ट बुक की जो ऑफिशियल रोज़ की जो मतलब होती है ना, SSC CGL और प्लस UPSC के बेस पर भी कोई जो क्वेश्चन आते हैं उनको उसमें वो प्रिपेयर करवाते हैं, तो काफ़ी अच्छी होती है, वो भी आपको डाल दिया करूँगा। तो आप वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।